गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारा जो जैसे टॉपिक आपको पता है दलीय व्यवस्था है। दलीय व्यवस्था के बारे में हम चर्चा करने से पहले ये देख लें कि हमने आज हमारी जो व्यवस्था है, वर्तमान में जो हम व्यवस्थाएं देख रहे हैं, उन व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं जो प्राचीन विशेषताएं रही हैं या भारतीय जो प्रारंभिक विशेषताएं रही थी या परिस्थितियां रही थी राजनीतिक व्यवस्थाओं को लेकर या इस पॉलिटिकल सिस्टम को डेवलप करने में जिन परिस्थितियों का योगदान रहा था, वे परिस्थितियां एक बार पुनः लौट कर आ रही है। तो जैसे हम इसकी विशेषताएं देख रहे थे और मैंने आपको इसका अर्थ भी बता दिया था, तो पहली बात जो हमने कर ली थी उनको देखें। हमने एक बात कर ली थी कि भारत में बहुदलीय प्रणाली है, ठीक है। और वो दल कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय दल, राज्य या क्षेत्रीय दल, ठीक है, पंजीकृत दल, और फिर निर्दलीय। ये हमारी यहाँ की व्यवस्था है दलों के बारे में, ठीक है। तो बहुदलीय प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय दल अभी मैंने बताए थे 8 हैं। ये बहुत सारे हर साल बदलते रहते हैं दोनों, इनकी संख्या में बहुत है। और निर्दलीय आपको पता है। जैसे कि दूसरी हमने बात की थी कि जो एक दल की प्रधानता वाली व्यवस्था थी, एक दलीय प्राधान्य व्यवस्था, यानी हमारे यहाँ कांग्रेस का प्रभुत्व रहा है कुछ एक वर्षों को छोड़ दिया जाए तो। और अगर पूर्ण बहुमत वाली सरकार की बात करेंगे तो वर्तमान सरकार को छोड़कर उससे पहले कांग्रेस एकमात्र ऐसा दल था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर बहुमत दल की सरकार बनाई थी, ठीक है। एक तो हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ राष्ट्रीय दल की सरकार नहीं थी, लेकिन इसकी साख पर थोड़ा सा परिवर्तन हो गया था या साख जो कांग्रेस की थी वो थोड़ी प्रभावित हुई थी क्योंकि राज्य में कांग्रेस का वर्चस्व समाप्त हो रहा था। इस समय भी कांग्रेस का अस्तित्व नगण्य था या प्रभावी नहीं रहा। उसके बाद से लगभग कांग्रेस मजबूत भूमिका में रही है। और अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि उसके पास विपक्ष का नेता भी नहीं है, ठीक है। चले, तो इसकी प्रधानता थी इन वर्षों को छोड़कर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके कांग्रेस की सरकार कब कब नहीं बनी, बात ये नहीं हो रही है कांग्रेस की सरकार कब कब बनी, ये तो बात है ही है। कांग्रेस की सरकार कब कब नहीं बनी ये भी बात है। बात यह है कि कांग्रेस कब मजबूत स्थिति में नहीं रहा या कांग्रेस की भूमिका निर्णायक कब नहीं रही, ऐसी परिस्थितियों की बात करें तो ये थी। इसके अलावा सारे समय कांग्रेस हावी रही या प्रभावी रही। इसके बाद हमने बात की थी क्षेत्रीय दल। क्षेत्रीय दलों का उद्भव हुआ भारत में। ये भी भारतीय राजनीतिक जो व्यवस्था है उसका एक महत्वपूर्ण बिंदु कल मैंने आपको बताया था। और इसके अंतर्गत सांप्रदायिक दल हो सकते हैं या सांप्रदायिक विचारधारा वाले, ठीक है, क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर राजनीति करने वाले या जातिगत समीकरणों पर आधारित राजनीति करने वाले, जातिगत समीकरणों पर राजनीति करने वाले। ये कुछ ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर इतना प्रभाव रखे या नहीं रखे, लेकिन क्षेत्रीय राजनीति में इनका वर्चस्व हमेशा बना रहता है। ये ऐसे राजनीतिक दल हैं। और ये विचारधारा मैंने बताया कांग्रेस के प्रभुत्व में कमी आने के बाद से ही ये मान्यता प्रारंभ हुई या क्षेत्रीय दलों का उद्भव हुआ या क्षेत्रीय राजनीति जो है उसको बढ़ावा कब मिला, जब एक राष्ट्रीय दल कांग्रेस का पतन होना प्रारंभ हुआ या उसकी भूमिका में जो परिवर्तन होने चाहिए थे वो परिवर्तन नहीं हुए। तो आज हम जिस मुद्दे की बात करने वाले हैं, जो विशेषता है, उस विशेषता की बात करेंगे हम विपक्ष। विपक्षी दलों की भूमिका भारत की राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक विशेषता है।
अब देखो इसमें अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि कब कब विपक्ष मजबूत रहा था। दो पक्ष देखेंगे, दो पक्षों के आधार पर अगर हम देखें तो इसके दो पक्ष हैं, एक तो मजबूत विपक्ष और एक कमजोर विपक्ष। और उस कमजोर विपक्ष होने के जो महत्वपूर्ण कारण है वो है उसका विभाजित होना। ठीक है, मजबूत विपक्ष का यहां पर मतलब हम बात कर रहे हैं कि संख्यात्मक आधारों पर, यानी संख्या में विपक्ष के पास बहुत प्रभावी भूमिका रही हो। जैसे एक बहुमत होता है 2/3 बहुमत, और एक होता है साधारण बहुमत। जब 2/3 बहुमत होता है तो विपक्ष कैसा होता है, कमजोर हो जाता है, इसको वहां कर देंगे। ठीक है, और जब किसी पार्टी के पास साधारण बहुमत होता है या उसके पास 50% + 1 से 2-5% सीटें ज्यादा होती हैं, तब जो बाद में जो बच गया विपक्ष, वो विपक्ष कब मजबूत, कैसा विपक्ष कहलाता है, मजबूत विपक्ष। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी में हमेशा से ही भारतीय राजनीति व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण प्रभाव रखा है, या मजबूती के साथ वो बने रहे। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि फिर वहां पर विपक्ष कैसा हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ठीक है, अगर यहां देखें जैसे एनडीए गवर्नमेंट हो या यूपीए गवर्नमेंट हो, जनता दल की सरकार हो, इस समय जो विपक्ष होता है वो विपक्ष प्रभावी भूमिका में इसलिए प्रभावी भूमिका निभाता है क्योंकि उसके पास एक तो इस सरकार के विरुद्ध कार्य करने के या इस सरकार के जो समर्थक हैं या जो सांसद है उन्हें तोड़ने या उन्हें विभाजित करने की पावर इसके पास होती है। क्योंकि वो जो लोग ऐसे समय में सरकार में शामिल होते हैं उनकी वैचारिक एकता जरूरी नहीं हो कि उस प्रमुख दल के साथ हो। जैसे यहाँ पर प्रमुख दल कौन सा, कांग्रेस। यहाँ तो कांग्रेस है और यहाँ बीजेपी। और यहाँ ऐसा कोई महत्वपूर्ण दल नहीं था, छोटे छोटे दलों ने मिलकर अपनी पार्टी बनाई थी, तो कोई बड़ा प्रभावी भूमिका। यहाँ पर क्या है कि बीजेपी मुख्य है और यहाँ पर कौन है, कांग्रेस। तो आप यह ध्यान रख लें कि एनडीए में जो अन्य दल हैं वे दल बीजेपी के साथ वैचारिक आधार पर जुड़े हुए हैं या नहीं हैं, ये स्पष्ट नहीं था। यहाँ पर वो तात्कालिक आधार पर कि सरकार बन जाए, दोबारा चुनाव की जरूरत नहीं पड़े, हमारा परफॉर्मेंस कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, तो उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए वो कम, जिनके साथ इनके वैचारिक मतभेद कम हैं या सहयोग की एक उम्मीद हो सकती है, उस पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने क्या बना ली, एक गवर्नमेंट बना ली। अब यहाँ पर किसने बना ली, कांग्रेस ने बना ली। लेकिन अब यहाँ पर विपक्ष के पास एक मुद्दा आ जाता है कि वो जब चाहे जब इस पार्टी में फूट डलाने के प्रयास कर सकती है, एनडीए में, ऐसे ही यूपीए में। और जब ऐसे फूट डल जाएगी और वो सक्सेस हो जाएंगे, तो बीजेपी की सरकार गिर गई थी यहाँ एनडीए की 1998 में, ठीक है। तो वहां पर वो सरकार गिरी, तो वहां पर कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका प्रभावी मानी जाती है, या वहां पर विपक्ष ने अपना काम बखूबी किया, ठीक है। दूसरी बात देखें, यहां पर कमजोर विपक्ष, जैसा कि मैं कह रहा हूं 1967 से पहले कांग्रेस और 2019 में बीजेपी की जो सरकार बनी है, वहां वो पार्टियां जो इनके साथ शामिल हैं किसी गठबंधन की वजह से, यहां से या इससे पूर्व भी, वो पार्टियां इन दलों पर किसी तरह का कोई अनैतिक दबाव नहीं बना सकती हैं। सरकार के जाने का भय यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर ये जो विपक्ष है, ये एक तो निष्क्रिय अवस्था में है, अभी विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। ऐसे ही 1967 से पहले भी विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं हुआ करते थे, या विपक्ष अपनी भूमिका को स्थापित नहीं कर पाता, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विपक्ष भी खुद भी क्या है, वर्तमान में विभाजित है। अब यहाँ पर तो कमजोर था ही,
यहाँ पर उसका विभाजन और ज़्यादा हो गया। अभी देखो जो एग्रीकल्चर बिल आया है, एग्रीकल्चर जो बिल आया है उस बिल पर सारे दल एकमत हो, ऐसा भी नहीं है। सारे विपक्षी दल एकमत हो, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर विरोध कौन करता है? कांग्रेस कर रही है अभी तो, मुख्य पार्टी के तौर पर। पंजाब से शुरू हुआ है, तो पंजाब में बीजेपी की गवर्नमेंट तो है नहीं, कांग्रेस की है, तो वहां से बड़ा बंगाल में कोई ऐसा आंदोलन खड़ा नहीं हो रहा, साउथ में ऐसा कोई बड़ा आंदोलन नहीं हो रहा, एमपी में या कहीं और आप देखेंगे तो ऐसा कोई बड़ा आंदोलन वहां पर नहीं है। यानी यहाँ वर्तमान में जो विपक्ष है और उस विपक्ष में एक पार्टी है कांग्रेस, उस कांग्रेस के राज्य दल ने इस आंदोलन को ज़्यादा सपोर्ट दिया है, पहली बात। लेकिन और दलों ने खुलकर इतना सपोर्ट नहीं किया है, मतलब और दल विपक्ष में हैं लेकिन वो फिर भी संगठित नहीं है। यानी विपक्ष भी ये डिसाइड करता है कि जो केंद्र में सरकार है हम उसके पक्ष में रहें, मुद्दों के पक्ष में रहें या अपनी पार्टी को बचाने के लिए रहें। इस तरह की वार्तालाप यहाँ पर चलती रहती है। तो इसलिए कि ये जो विपक्ष जो विभाजित है, इस विभाजित ये विपक्ष जो है वो वर्तमान भारतीय पॉलिटिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पार्ट बनता जा रहा है और आगे भी इस विपक्ष के संगठित होने की कोई उम्मीद अभी दिखाई नहीं देती है। CAA, ठीक है, या आप देखेंगे नरेंद्र मोदी का विरोध करना हो या पाकिस्तान के साथ हमारी पॉलिसीज हो, चाहे अमेरिका के साथ पॉलिसीज हो, इनका विरोध तो किया जाता है लेकिन इतना विरोध वहां पर भी मतलब विपक्ष एक मत नहीं है। राज्यसभा में पास हो रहे हैं वर्तमान सरकार के बिल, तो इसका मतलब उस दल के पास जिसके पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, वहां से जब वो अपने बिलों को पास करा पा रहा है, तो दो ही बातें हैं, या तो वो बिल बहुत अच्छे हैं या सरकार की कार्यप्रणाली अच्छी है, दोनों एक साइड, और दूसरा विपक्ष विभाजित है, यानी वहां विपक्ष खुलकर विरोध नहीं कर पा रहा है। तो हमारी राजनीतिक व्यवस्था का ये महत्वपूर्ण विभाजन है। लेकिन अब आप देखेंगे कि विपक्ष की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है। विपक्ष कैसा ही हो, चाहे मजबूत हो चाहे कमजोर हो, विपक्ष की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है, विपक्ष होना ही चाहिए। तो उस विपक्ष के होने का कारण क्या है? पहले तो देख लीजिए, लोकतंत्रात्मक सरकारें जहां भी हैं, राजतंत्र तो है नहीं, लोकतंत्रात्मक सरकारों की विशेषता होता है विपक्ष मुख्यतः, या देशों में विपक्ष पाया जाता है। विपक्ष का मूल काम क्या होता है? सरकार की कार्यप्रणाली की सकारात्मक आलोचना करना, आलोचना करना, जनहित के मुद्दों की तरफ, जनहित के मुद्दों की तरफ उसका ध्यान आकर्षण करना, किसका? सरकार का। इसीलिए बनाया गया। सरकार को नियंत्रित भी करता है। अब वो नियंत्रण स्पष्ट है नहीं है, अप्रत्यक्ष नियंत्रण है। भाई सरकार के बिलों की आलोचना कौन करेगा? सबसे पहले विपक्ष करेगा। उनके पास होने में टांग कौन अड़ाएगा? विपक्ष अड़ाएगा। ठीक है, उनको कितना ही अच्छा कानून बनाकर ला दे, उस कानून की कमियां हैं नहीं है, वो सब निकाल के बाहर लाने का काम कौन करेगा? विपक्ष करेगा। इसलिए विपक्ष की आवश्यकता पड़ती है और हर लोकतंत्रात्मक सरकार में विपक्ष पाए जाने का ये मूल कारण है। ठीक है, लेकिन अगर विपक्ष कमजोर होगा, विभाजित होगा, तो वो किसी भी तरह से इन मुद्दों को नहीं उठा पाएगा। और सरकार की कोशिशें क्या रहती हैं? सरकार भी यही चाहती है, सरकार की चाहत रहती है मान्यता रहती है कि विपक्ष कैसा रहे? विभाजित रहे, असंगठित रहे। पहली बात तो इतनी संख्या ही नहीं हो, और अगर हो तो वो भी संगठित नहीं हो। ऐसी सरकार की आवश्यक मान्यता रहती है, सरकार मानती है कि ऐसा होना चाहिए। तो इस तरह ये हमारे ये खींचतान का काम चलता ही रहता है। सरकार बिल लाती है, विपक्ष उस बिल को पीछे खींचने का काम करता है या उस बिल की कमियों को जनता के समक्ष लेकर जाता है, जनमत तैयार करने का काम करता है। देखो यहाँ पर मैंने बताया जनहित के मुद्दे क्यों लाता है वो, ताकि उसके पक्ष में, किसके? विपक्ष के तो पक्ष में, और सरकार के विपक्ष में लेकर आए।
और खुद के पक्ष में लाए इसको, इसलिए भी विपक्ष काम करता है। तो मैंने भी आपको बताया कि भारत की व्यवस्था इस प्रकार से बनाई गई है कि विपक्ष को भी आप देखेंगे कि विपक्ष के मुखिया को, सदन के मुखिया को, लोकसभा के मुखिया को अलग अलग दायित्व दे रखे हैं, अलग अलग पदों में उनको नियुक्त किया जाता है। वो इसीलिए क्योंकि विपक्ष अपनी सरकार की सकारात्मक आलोचना करने का काम करे, न कि किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी फैलाए। सरकार भी पॉजिटिव ले उसको, और ये भी अपनी मांगों को या जनहित की मांगों को इस तरह से सरकार के समक्ष रखें जिससे कि सरकार उनको पूरा करने की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करे। अब वर्तमान में विपक्षी दलों की भूमिका नगण्य क्यों हो गई, या मैं कह दूं विभाजित क्यों हो गई, तो मैंने पहले ही बताया कि अब कौन सी सरकारें आ गई। अभी जैसे मैंने पहले बताया था, अब पहले क्या होता था कि एक ही दल की सरकार रहती थी और बाकी दल किसमें शामिल होते थे, लगभग विपक्ष का काम करते थे। अब क्या करते हैं कि सरकारें, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है, क्षेत्रीय मुद्दे इतने बढ़ गए हैं या क्षेत्रीयता इतनी बढ़ गई है कि आप किसी एक दल में अपना विश्वास नहीं रखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पार्टियां अलग हो जाती हैं और क्षेत्रीय स्तर पर पार्टियां अलग हो जाती हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि गठबंधन सरकारें होने की वजह से क्या होता है, जो विपक्ष है उसकी भूमिका में भी परिवर्तन आया है, या हम कहते हैं कि विपक्ष स्वयं ही सरकार में शामिल हो गया है। आज की बात करें तो मतलब जो लोग कभी विपक्ष में थे कांग्रेस के, आज कांग्रेस से हाथ मिला रहे हैं, या जो कभी बीजेपी के साथ थे वो बीजेपी को छोड़कर जा रहे हैं। तो विपक्ष की ये जो भूमिका थी इसमें समय के साथ परिवर्तन आया गठबंधन सरकारों में, या फिर वो क्या करते हैं कि वो खुद ही सरकार में शामिल हो जाते हैं और वो, या फिर वो स्वयं ही आलोचना करने लगते हैं। स्वयं सरकार में शामिल है और स्वयं ही उस सरकार की क्या कर देते हैं, आलोचना कर देते हैं। जो दल शामिल हैं वो दल कई बार कह देते हैं कि हम इस सरकार की या इस दल की इस नीति का समर्थन नहीं करते। ठीक है, तो इस तरह से विपक्ष की भूमिका धीरे धीरे क्या होती है, सीमित होती जा रही है, क्योंकि विपक्ष से समाप्त हो रहा है। विपक्ष के लोग सरकार में, अभी मैं जैसे बताऊं आपको, तृणमूल जो कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस ने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ सरकार बनाई थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जब बनी थी गठबंधन सरकार, उसमें ये तृणमूल कांग्रेस वहां पर क्या थी, शामिल थी। आज ये तृणमूल कांग्रेस जो क्या है, किस भूमिका में है, विपक्ष की भूमिका में। तो ऐसे कुछ दल ऐसे भी थे। अब आप देखेंगे, मैं और यहाँ पर अगर बता दूं कि यहाँ पर देखो, कभी कांग्रेस और शिवसेना का नाम सुना था क्या आपने, कभी कांग्रेस और शिवसेना साथ आएंगे। कांग्रेस और शिवसेना कभी साथ नहीं आ सकते थे, लेकिन आज उस राष्ट्रीय महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना साथ हो गए और बीजेपी और कांग्रेस में, बीजेपी और शिवसेना क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो जो सरकार में शामिल थे वो विपक्ष में शामिल हो गए, और जो कभी विपक्ष में शामिल थे वो सरकार बनाने में शामिल हो गए। ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं कि वर्तमान में आप कह नहीं सकते कि विपक्ष कितना प्रभावी है या नहीं है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण विशेषता रही। आगे चलते हैं। फिर देखो, आपके समझने में आनी चाहिए बात इतनी है कि विपक्ष होना चाहिए। पहली बात तो विपक्ष की आवश्यकता है। दूसरी बात, विपक्ष मजबूत होगा या संगठित होगा तो ही वो अगर आप ये ध्यान रखें, विपक्ष अगर संगठित है तो कितनी ही मजबूत सरकार हो, उस सरकार का पतन निश्चित है अगर वो जनहित में काम नहीं कर रही है। वो अपने मुद्दों को सही प्रकार से रख पाएंगे। और अगर विपक्ष संगठित नहीं है, फिर चाहे वो कितना ही बड़ा हो, आप देख सकते हैं कौरव और पांडवों की सेना का उदाहरण अगर मैं देना भी चाहूंगा तो दोनों कौरव और पांडव दोनों एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपक्ष का काम कर रहे हैं। कोई भी दल सत्ता में नहीं है, लेकिन पांडव जितने संगठित थे उतने कौरव संगठित नहीं थे। कौरवों के लिए पांडव क्या है, विपक्ष है, और पांडवों के लिए कौरव क्या है, विपक्ष है। लेकिन वहां पर आप देखो कि लोकतंत्र, वो जो कौरवों की सेना है उसमें आपस में ही मतभेद हैं। उसी का अगला, यानी वहां संगठन तो है, बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, बहुत बड़े राष्ट्र हैं, बहुत बड़ी सेनाएं हैं, लेकिन वो एकजुट नहीं हैं। उनकी सेना में से ही कुछ लोग किसके फेवर में थे, पांडवों। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारी विशेषता है बहुदलीय व्यवस्था को लेकर, या भारत की जो दलीय व्यवस्था है, वो है आंतरिक गुटबंदी।
पार्टीबाजी जो होती है, अब देखो गुटबंदी क्या होती है। अगर मैं आपको पुराने यूनिट में चलेंगे फर्स्ट में, तो यहां से आपको याद आ जाएगी गरम दल और ये नरम दल। क्या इनको हम अलग अलग कांग्रेस थोड़ी कह सकते हैं, लेकिन ये किसके पार्ट हैं, इसके कांग्रेस के। बाहर से देखोगे जब तो ये क्या नजर आएगी, कांग्रेस। और अगर आप कांग्रेस में शामिल हो जाओगे या पढ़ोगे अब आप, तो आपको नजर आएगी एक तरफ गरम दल और एक तरफ नरम दल। समझ में आ गई बात। इसी को क्या कहते हैं हम, आंतरिक गुटबंदी। यानी कई बार किसी पार्टी के, और इसका कारण भी होता है, देखो एक तो ये बड़ी विशाल, ठीक है, दूसरी प्राचीन, 20 साल पुरानी हो गई थी तब तो, लेकिन तब इतनी बड़ी गुटबंदी नहीं थी। आज की गुटबंदी और इस गुटबंदी में अंतर हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि गुटबंदी एक्चुअल में होती क्या है। तो ये पार्टी बहुत बड़ी हो गई, पुरानी हो गई, नए जो नेतृत्व आए क्षेत्रों में, उन नए नेतृत्व के कारण या उसकी आकांक्षा में, ठीक है, तो नए नेतृत्व या नए जो परिवर्तन आ रहे हैं उनके अनुसार चलने में ये पार्टी क्या रह जाती है, कई बार असफल हो जाती है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए इस पार्टी के अंदर ही लोग अपने अपने हिसाब से इस पार्टी को चलाने का एक प्रयास करते हैं, और उस प्रयास में अपने समर्थन में लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। पार्टी से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये पार्टी क्या है, बुनियाद तो यही पार्टी है, बुनियाद तो यही पार्टी है। और इस बुनियाद पर वो अपना एक अलग महल बनाने के बजाय एक अलग कमरा बनाना चाहते हैं कि ये कमरा मेरा ही होगा और इसके अनुसार पूरा घर चलेगा, ऐसा। तो ऐसा ही चाहते हैं। तो जब ऐसी मानसिकता आ जाती है तो वो लोग अपने अपने गुट में शामिल हो जाते हैं। तो ये तब से ही नहीं है, इसका एक एग्जाम्पल और है, देखें आप। तो एक कारण देखें आप, इस तरह के ये पार्टी में क्या होने लगती है, नया कुछ नए गुट तैयार होने लगते हैं। कांग्रेस तो हो ही गई, 1885 से चल रही थी। एक पार्टी और थी 1925 में, जैसा मैंने आपको बताया पहले भी, भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। अब इसमें विभाजन हुआ 1964 में, CPIM मार्क्सवादी। तो इसका मतलब ये लोग भी वहां पर डिवाइड हो गए अपनी विचारधारा को लेकर, अपनी रणनीति को लेकर, ठीक है। उसके अलावा भी कांग्रेस का बहुत विभाजन हुआ था, ये भी ध्यान रखें आप, लेकिन मेनली हम इसको ही ध्यान रखते हैं आंतरिक। ये स्पष्ट है, ये अंदर ही अंदर चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंतरिक गुटबंदी का उदाहरण, अब ये 25 से लेकर 64 तक साथ चले, तो क्या एक दिन 64 में आकर इन्होंने पार्टी एकदम से बना ली, वो तो ठीक है, लेकिन उसकी नींव या उसका बीज कहीं ना कहीं पहले ही तैयार हुआ था इस पार्टी में रहते हुए, ठीक है। तो इस पार्टी से ही बाद में निकले, लेकिन ये जो नींव तैयार हुई वो काम किसके अंतर्गत आएगा, आंतरिक गुटबंदी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ऐसे आप देखेंगे कांग्रेस का विभाजन आजादी के बाद जब हुआ, एक तो बन गया कांग्रेस पार्टी आई वाली, कांग्रेस आई, ठीक है, इंदिरा गांधी। एक कांग्रेस रही तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार 1999, और अभी मैंने आपको बताया जनता दल। जनता दल से भी कौन निकले, जनता दल सेक्युलर, जनता दल यूनाइटेड, यू, और बीजेपी। ये तीन लोग वहां से निकले, 1980 में बनी है बीजेपी, ठीक है। तो ये बात जो मैं कर रहा हूं वो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जितने भी नए नए दल जो आप देख रहे हैं, उनकी जड़ में कहीं ना कहीं ये पार्टी शामिल है। या तो इसकी सफलताओं के कारण या इसमें परिवर्तन आने के कारण लोगों को नई पार्टी की आवश्यकता हुई तो उन्होंने नई पार्टी का निर्माण कर लिया, या फिर इसकी असफलताओं को पूरा करने के लिए इन लोगों ने अपनी अपनी पार्टियां बना ली, ठीक है। इन लोगों ने कैसे बना ली, अपनी अपनी पार्टियां बना ली, ठीक है। तो इसके आगे अगर हम चल रहे हैं तो आपके समझ में आएगा कि गुटबंदी क्यों हो जाती है। मैंने भी आपको बताया
कि या तो कोई नया कोई नेतृत्व इतना अच्छा कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि गुटबाजी की अगर और बात करते हैं तो गुटबाजी आज भी वर्तमान में भी चल रही है। अभी आपको देखेंगे कुछ लोग राहुल गांधी वर्तमान कांग्रेस जो अध्यक्ष थे कुछ समय पहले राहुल गांधी के पक्ष में हैं। अगर पार्टीबाजी की बात हो रही है दलीय व्यवस्था की तो हमको ये बात करनी पड़ेगी। कुछ राहुल गांधी के विपक्ष में, तो वो जो विपक्ष में है पार्टी में रहते हुए वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? आंतरिक गुटबाजी का। उन्होंने चिट्ठी भी लिखकर कहा है कि निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि अध्यक्ष का चुनाव कैसा हो, प्रत्यक्ष रूप से हो। आप देखेंगे कि सीताराम केसरी जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, जब उनकी डेथ हुई तो उनको कांग्रेस के कार्यालय में नहीं ले जाया गया, कांग्रेस कार्यालय पे नहीं लेकर गए उनकी डेथ बॉडी को। जबकि इससे पहले वाले अध्यक्ष जो हुए हैं, मतलब गांधी परिवार के जो अध्यक्ष हुए थे, उन सबको पहले कहाँ ले जाया गया? कांग्रेस कार्यालय। तो इसको लेकर भी कई बार बहुत ज्यादा गुट तैयार अलग अलग गुटों में कांग्रेस बट जाती है। कांग्रेस आई, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, कोई लोग कहे स्वराज्य पार्टी भी इसलिए बनी थी पहले। सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस से वैचारिक मतभेद हुआ तो उन्होंने सोशलिस्ट फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पार्टी बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। सोशलिस्ट की बात नहीं करो, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बना ली थी। वहां पर गांधी से मतभेद हुए थे अध्यक्ष बनने के दौरान, या उस समय का जो कार्यकाल था 1938 से 40 के दौरान। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मूल में कौन है? कांग्रेस। लेकिन वर्तमान में भी ये विखंडन जारी है। अभी भी वर्तमान में भी क्या है कि आंतरिक गुटबाजी कांग्रेस के आधार पर, तो मैंने आपको बताया बीजेपी में भी है, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं है। जनता दल यूनाइटेड में भी है, जनता दल सेक्युलर में भी है। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस के अधिकारी अभी इस्तीफा दे देकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनमें वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गए हैं। ठीक है, तो वो वैचारिक मतभेद ही किसका निर्माण करते हैं? आंतरिक गुटबाजी का। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये बताना है कि हमारी व्यवस्थाओं में, हमारी पॉलिटिकल व्यवस्था में वर्तमान में इस तरह की विशेषताओं का प्रवेश हो चुका है भारतीय राजनीति में, और ये समय के अनुसार हो सकता है जरूर भी हो। पीए संगमा ने एक पार्टी बनाई थी, पीए संगमा कट्टर कांग्रेसी। ठीक है, अभी एक एग्जांपल तो हम भूल ही गए जिसमें आए थे मिस्टर और फॉर्मर डिप्टी सीएम। ये भी किसका नतीजा है? इसका। ठीक है, तो आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन आपके समझ में आ जाएगी कोई बात। तो मेरा ये मानना है कि आप लेखन कला में तो सब दक्ष हैं, 500 शब्दों के 1500 शब्द तो कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेन विशेषताएं वर्तमान की राजनीति में क्या क्या कनेक्टेड होती है। ठीक है, अब देखते हैं, आगे चलते हैं। और अभी तो आगे जो आ रही है वो इससे भी डेंजर है हमारे लिए। उसका भी एग्जाम्पल हमें विश्व में, भारत में या विश्व में ऐसी कोई घटना नहीं घट रही है जो कि पहले भारत में नहीं घट चुकी होगी। यानी निर्विवाद सत्य है कि भारत के जो ग्रंथ हैं और उनमें जो कथाएं हैं वर्णित, चाहे वो महाभारत हो चाहे रामायण हो, वो कहीं ना कहीं वर्तमान भारत से भी कनेक्टेड हैं, या वर्तमान भारत को भी वो रिप्रेजेंट करती है प्राचीन समय में। अगली जो विशेषता आती है हमारे वो आती है ये जो विशेषता जुड़ी हुई है ये है परिवारवाद। भारत ने ठीक है, दक्षिण की राजनीति में करुणानिधि और उनका परिवार जो है, उनकी बेटी अभी है वहां। ठीक है, शिरोमणि अकाली दल, ठीक है, और ये तो भूल ही जाते हैं हम, यादव परिवार के कंट्रोल में आती है सपा पार्टी, और ये सब बड़े बड़े नाम हैं। बीजेपी में अभी परिवारवाद स्थान नहीं ले पा रहे हैं या उस पोजीशन तक नहीं पहुंच पा रहे।
कोशिश की गई है, शुरुआत हुई होगी कहीं ना कहीं राजस्थान में, तो जैसे यहीं दुष्यंत और वसुंधरा राजे सिंधिया, लेकिन दुष्यंत का इतना प्रभाव नहीं है, एक सांसद के तौर पर है तो इतना नहीं है। लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान, पिताजी थे पहले, अब बेटे ने कमान संभाल रखी है। तो भारत की जो विशेषता है नेक्स्ट वो है परिवारवाद, और इस परिवारवाद के कारण देश का जो बंटाधार हो सकता है या होता है वो कहीं ना कहीं हमारी राजनीति के बंटाधार का भी कारण बनता है। ठीक है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि परिवारवाद के नाम पर या वंशानुगत जो संपत्ति की तरह वंशानुगत राजनीति पर भी नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जाता है राजनीति के द्वारा और उनके वंशजों के द्वारा। आपने देखा होगा अशोक गहलोत ने अपने बेटे वैभव गहलोत को जोधपुर से चुनाव लड़वाया, लेकिन वो जीत नहीं पाया क्योंकि राजस्थान ने वहां पर उस वंशानुगत राजनीति को या तो नकार दिया या फिर वैभव गहलोत में अपने पिता के अलावा कोई और राजनीतिक विशेषता नहीं है। ठीक है, हालांकि उन्होंने आईसीसी का राजस्थान की क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनवा दिया है। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि परिवारवाद जो है, परिवारवाद भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, और यहाँ पर गांधी सरनेम और नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी और उनके गोद लिए बेटे की पत्नी, दोनों परिवारों से कनेक्शन है कांग्रेस का। इस कारण कांग्रेस में आने वाली जो पीढ़ी, अब देखें आप, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, देखो पहले तो नेहरू जी, फिर इंदिरा जी, इंदिरा जी के बाद राजीव जी, राजीव जी के बाद सोनिया जी, और सोनिया जी के बाद राहुल जी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक ही पीढ़ी कांग्रेस के अध्यक्ष बनती आ रही है, या एक ही पीढ़ी के व्यक्ति, एक ही परिवार के व्यक्ति, और एक ही परिवार के, एक पीढ़ी तो नहीं सॉरी, एक ही परिवार के लोग लगातार कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बैठते आ रहे हैं, कभी कभी देश के मुख्य पद पर भी बैठते आ रहे हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि अगर इनमें योग्यता नहीं होती तो शायद एक किसी और क्षेत्र में सक्सेस तो होते, लेकिन इतने नहीं होते जितने ये कांग्रेस के परिवार सरनेम को लेकर या गांधी सरनेम को लेकर इन्होंने जितनी सफलता पाई है राजनीति में, उतनी सफलता ये नहीं पा सकते थे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने एकाधिकार स्थापित कर लिया किस पर, या एकाधिकार मान लिया गया किस पर, कांग्रेस पर। किसका? एक ही परिवार। ऐसे इन परिवारों की भी बात करें, प्रकाश सिंह बादल है यहाँ, प्रकाश सिंह बादल की बेटी ने अभी इस्तीफा दिया था कांग्रेस किसान बिल को लेकर, सिमरत कौर कुछ ऐसा नाम है उनका। ठीक है, तो ये सारे वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने लिए एक पार्टी खड़ी की, और उस पार्टी का बीज जो इन्होंने बोया था उसके फल इनकी आने वाली पीढ़ियां भी खाएंगी। एक और को भूल गया मैं, शिवसेना। आपको पता ही है कि मिस्टर बाला साहब ठाकरे ने राज ठाकरे उद्धव ठाकरे में से किसको चुना? उद्धव ठाकरे को। तो उद्धव ठाकरे को चुनने का कारण ये नहीं था कि वो ज्यादा योग्य है, उद्धव ठाकरे को चुनने का कारण एकमात्र था कि वो उनका बेटे था और ये उनके भाई के लड़का था। तो इन्होंने राज ठाकरे को, जिसने पार्टी की सेवा की, उसके बजाय किसको चुना? उद्धव ठाकरे को। तो ये भी किसका उदाहरण, ये सारी पार्टियां किसका उदाहरण है? परिवारवाद का। ठीक है, इस परिवारवाद में प्रवेश लेने के कारण भारत का राष्ट्रीय हित या पार्टी का हित क्या हो जाता है? नगण्य हो जाता है, गौण हो जाता है। व्यक्ति के आगे पार्टी को भूल जाते हैं ये लोग। व्यक्ति का मतलब परिवार क्या है। आप आरजेडी को देख लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल, लालू एंड कंपनी, ठीक है, इनके द्वारा भी लगातार अपने ही बेटों को या अपने परिवार के लोगों को ही राजनीतिक पदों पर या पार्टी के पदों पर स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। तो ये हमारी राजनीति का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि भारत की जो राजनीति है वो परिवारवाद से आगे नहीं बढ़ पाती है, या परिवारवाद का भारतीय राजनीति में
एक महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है, पहले से ही नहीं, आज से ही नहीं, पिछले काफी समय से, शुरुआत से एक तरह से। आगे चलते हैं। तो इन सब के बारे में मैंने बताया आपको, तो इनको आपको याद रखना है। तो याद रखना है ये कि ये इसकी मीमांसा भी की जा सकती है कि ये उचित है, अनुचित है। अभी आप बताइए, अभी एक साउथ के बहुत बड़े फिल्म स्टार ने राजनीति में प्रवेश लेने की घोषणा की थी, नई पार्टी बनाने की घोषणा की थी कुछ समय पहले कि जनवरी में अनाउंस करूंगा, लेकिन उसने इस जनवरी में कहा कि नहीं, मेरी स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां हैं वो मुझे अनुमति नहीं देती हैं कि मैं नई राजनीतिक पार्टी बना लूँ, पहले से ही पार्टियाँ इतनी हैं शायद, तो उन्होंने वो बनाने का विचार त्याग दिया। ठीक है, क्योंकि साउथ की राजनीति अलग है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आपने कश्मीर में भी देखा होगा, फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो, ये सब अपने पिता की वसीयत को संभालने का काम करती। आगे देखें, अपराधीकरण कह दें तो भी कोई बड़ी बात नहीं। राजनीति का क्या होता जा रहा है, वर्तमान में भारतीय राजनीति में अपराधी बढ़ते जा रहे हैं। पप्पू यादव का नाम सबने सुना होगा, या और भी अपराधी हैं, अपराधी बढ़ते जा रहे हैं। अब इसका नुकसान क्या होता है कि जब चोर चोर मौसेरे भाई हो जाते हैं ही, उनको पता होता है, तो वो क्या करेंगे, कानून व्यवस्था को बनाने में सहयोग देंगे क्या? क्या ऐसे किसी बिल का समर्थन करेंगे क्या जो अपराध को कम करता हो या अपराधियों को कम करता हो, जिनकी नींव ही अपराध पर टिकी है? आप देखें, इस पार्टी का नाम ज्यादा जुड़ा आता है अपराधियों के साथ, इस पार्टी का नाम ज्यादा जुड़ा हुआ आता है। ठीक है, हालांकि सब में ही है, ऐसा नहीं है मैं किसी पार्टी का पक्ष लूंगा या क्या, सब में ही है। लेकिन कुछ लोग, ये जो कांग्रेसी हैं या बीजेपी हैं, ये कहते हैं कि हमारे साथ अभी केस ही चल रहा है। अभी अभी बीजेपी में यूपी में एक ऐसे कैंडिडेट को शामिल कर लिया था जिसने गोली चलाई थी किसी आंदोलन के दौरान, गुज्जर था कोई व्यक्ति, उसको शामिल कर लिया था, तो तुरंत एक्शन लिया गया ऊपर हाईकमान के द्वारा, और उस कैंडिडेट की जो सदस्यता है वो निरस्त की गई। तो वो तो तात्कालिक है, वो तो चुनाव नहीं लड़ा, वो तो कोई और, अगर चुन लिया जाता या चुनाव लड़ने के बाद या पार्टी का सांसद या विधायक बनने के बाद कोई अपराध कर दिया होता तो शायद क्या पार्टी से निकाल पाती? बिल्कुल भी नहीं हो पाता। कई लोगों पर आरोप चल रहे हैं, कई लोगों को कई तरह के सीआरपीसी के धाराओं में, सीपीसी की धाराओं में उनको कैद किया गया है। ठीक है ना, केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव भी लड़ लेते हैं, वहां पर तो वो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि केस जिन पर चल रहे हैं उनको चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता। जेल में बंद लोगों ने भी चुनाव लड़े, तो ये हमारी राजनीतिक व्यवस्था में ही है, ये व्यवस्था है कई राष्ट्रों में, लेकिन कठोरता पूर्वक अगर इसको लागू करना चाहिए तो राजनीति का सुधार यहीं से प्रारंभ हो जाएगा। दिनों दिन संख्या बढ़ती जा रही है, 15 से 20, 12 से 15, 15 से 18, इस तरह परसेंटेज उनका बढ़ता ही जा रहा है मामलों का जो सांसदों और विधायकों पर चल रहे होते हैं। डिसीजन बाद में आएंगे, डिसीजन डिले हो जाते हैं, डिसीजन नहीं आ पाते हैं, इस कारण वो चुनाव लड़ पाते हैं, जीत जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं कई बार मामलों को लेकर, और वो केस चलते ही रहते हैं। तो ये जो अपराधीकरण हो रहा है भारतीय राजनीति का, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, नई विशेषता है। पहले मैं जिस व्यक्ति का आज एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा, यहां पर जब प्रासंगिक भी है, ये पुण्यतिथि है, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले हमारे दूसरे प्रधानमंत्री, ठीक है, स्थायी गुलजारी लाल नंदा पे चले जाएंगे। कई तो ज्ञानी ज्यादा हैं, वो कहेंगे साहब गुलजारी लाल नंदा, तो मैं कार्यवाहकों की बात नहीं कर रहा हूं। स्थायी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, नैतिक स्तर देखिए आप इनका। 2 घटनाएं हुई इनके जीवन काल में, तो पहली का तो पता नहीं, लेकिन 1956 में हुई थी, उससे पहले भी हुई थी शायद 1953, ईयर का पता नहीं एग्जैक्ट, लेकिन
इन्होंने जब पहली घटना घटी थी तो अपना इस्तीफा तुरंत प्रधानमंत्री को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया कि साहब मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, रेल मंत्री होते हुए ये घटना यहाँ घट गई। नैतिकता का स्तर देखिए आप, ठीक है। दूसरी घटना को तो उन्होंने कैंसिल कर दिया, मना कर दिया, नहीं आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं होगा। दोबारा घटना घटी 1956 में, फिर ये व्यक्ति गए इस्तीफा देने और इन्होंने कहा कि साहब अब की बार तो स्वीकार ही कर लीजिए, मैं यहाँ पर दबाव महसूस कर रहा हूँ कि इस पद पर रहते हुए या तो मैं इस पद को ठीक से वहन नहीं कर पा रहा हूँ या फिर ये जो भी घटनाएं हो रही हैं ये रोकने में मैं सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ, या फिर ये लोग मुझे हटवाना भी चाहते हैं, कुछ भी मान लीजिए। तो उनके नैतिक स्तर पर उन्होंने कहा वो इस्तीफा मंजूर किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो एक समय तो ऐसा था जब एक मंत्री तक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था उसके शासनकाल में होने वाली एक रेल दुर्घटना के आधार। और एक ये समय है जब राजनीति में अपराधियों को टिकट दिया जाता है, पहले से ही पता है, पूर्व घोषित पूर्व दंड प्राप्त अपराधियों को क्या दिया जाता है, या जेल में सजा याफ्ता कैदियों को क्या दे देते हैं, टिकट दिया जाता है। तो ये भी एक सोचनीय विषय है भारतीय राजनीति का, लेकिन हम इस विशेषता से पीछे नहीं हट सकते। यानी ये विशेषता है भारतीय राजनीति की, अपराधियों को भी क्या दिया जा रहा है, राजनीति में स्थान दिया जा रहा है। आगे देखिए, अगली जो विशेषता है, अपराधी बढ़ रहे हैं, आपको पता है सब। कुछ लोग ये कहते हैं कि एक अपराधी ही कहा जाएगा, हालांकि वो रॉबिन हुड की छवि प्राप्त है, उस व्यक्ति को भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। हमने देख रखी है, वास्तव में भी देखी होगी आपने, हर एक अपराधी का कोई ना कोई राजनीतिक कनेक्शन जरूर पाया जाता है। सरकार देखी होगी आपने, ठीक है, बाला साहब ठाकरे की पार्टी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन उसका इस प्रकार के लोगों से भी कनेक्शन रहता था, ऐसा कहा जाता है। मूवी जो बनी है उसमें आपको पता लगेगा, ठीक है। अगली जो विशेषता है वो है, हमारी राजनीति में आता है दल बदल। दल बदल क्यों होते हैं? एक तो राजनीति में मित्रता और शत्रुता दोनों ही क्या नहीं है, स्थायी नहीं है। मित्रता और शत्रुता दोनों ही अस्थायी हैं। कब कौन आपका मित्र बन जाए, कब कौन आपका शत्रु बन जाए, तो ये फिक्स नहीं है। अब ये फिक्स नहीं है, और दूसरी बात जो सबसे बड़ी है, खुद को विश्वास नहीं होता कि हम पुनः जीत कर आ जाएंगे। पुनः जीतने की आशा नहीं होती कई लोगों को। ये वैसे ही जैसे एक मूवी सुपर हिट दे दी, उसके बाद अस्तित्व ही नहीं, पता ही नहीं लगता कब आया वो व्यक्ति और कब चला गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, भरे पड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी, खेलों में भी और राजनीति में भी, ठीक है। तो उन्हें खुद को दोबारा जीतने की क्या नहीं होती है, उम्मीद नहीं होती है। ऐसे लोग भी क्या करते हैं, वो एक बार चुने जाने के बाद ही अपने जितने टारगेट फिक्स करते हैं वो कर लेते हैं। और कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि एक एक सीट, अटल बिहारी वाजपेयी की जब पहली बार सरकार बनी थी तब वो एक सीट से आ रहे थे, एक सीट से उनकी सरकार, एक वोट से उनकी सरकार क्या हो गई थी, गिर गई थी। सीपी जोशी का चुनाव आपको पता ही है, सीपी जोशी और जो उनके प्रतिद्वंदी थे दोनों का वोट इक्वल आ गया था उसमें। नहीं कहते हैं कि सीपी जोशी उस टाइम सीएम बनने की लाइन में थे, ठीक है। तो ऐसी ये जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां कुछ छोटे दलों की या फिर कई बार वैचारिक मतभेद भी हो जाते हैं, सीधी सी बात है। वैचारिक मतभेद, व्यक्तिगत हित या व्यक्तिगत आकांक्षाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं, या फिर सामने वाले की तरफ से ऑफर जो आते हैं, बड़े बड़े ऑफर आ जाते हैं, तो इन कारणों से भी क्या होता है, वो जो दल हैं या वो जो व्यक्ति है वो दल बदल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं ज़्यादा उधर इधर नहीं जाएंगे। हमारे राजस्थान में तो ये जो पार्टी है, इससे तो स्वयं मायावती भी बड़ी दुखी है, क्योंकि कभी 6 सदस्य भाग जाते हैं, कभी 8, कभी कुछ 2008 में भी
पूरी की पूरी पार्टी गायब हो गई थी इनकी राजस्थान में। और फिर 2018 में भी ऐसा ही किया इन्होंने। ये जो मिस्टर गहलोत हैं ये पूरी की पूरी बसपा को ही खत्म कर देते हैं जब वो चुनाव जीत जाती। इस बार तो ज़्यादा जरूरत थी इनको। तो मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ आपके दिमाग में रहे। दल बदल का मतलब होता है पार्टी का जो व्यक्ति जीतने के बाद क्या करता है, उस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है। हालांकि 91वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल पर थोड़ी सी पाबंदी लगाई गई है कि 2/3 सदस्यों के माध्यम से दल बदल होना चाहिए। लेकिन अगर कोई दल का दल ही, कोई पार्टी थी वो पूरी की पार्टी ही दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए, पूरे सदस्य किसी दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं, तो वो दल बदल की परिभाषा के अंतर्गत कोई अपराध नहीं है। और कम सदस्य शामिल होते हैं तो उसको दल बदल माना जाता है, उनके खिलाफ उनकी सदस्यता जा सकती है, उनका मंत्री पद जा सकता है चुनाव जीतने के बाद अगर आप दल बदल करते हैं। तो कहने का मतलब है कि दल बदल को एक तो कब महत्व मिला, गठबंधन सरकारें बनी तब भी। और राजस्थान में जैसे कांग्रेस के पास 98-99 सीटें रहती हैं तो उनको दूसरों का समर्थन लेना ही था प्रारंभ में जब सरकार बनाई थी तब। तो बसपा ने अपने पूरे कैंडिडेट, पूरी राज्य पार्टी जो थी वो मतलब जो उस समय राष्ट्रीय पार्टी का एक इकाई थी बसपा की राजस्थान में, वो पूरी की पूरी किसमें शामिल हो गई, कांग्रेस में। तो आप ये देखिए कि ये जो जिस पार्टी का अस्तित्व नहीं था उसके 6 कैंडिडेट जीत गए, तो माना जाएगा अस्तित्व था। राजस्थान में तो 2 ही पार्टियां जीतती हैं, इसलिए तीसरे विकल्प को देख लिया 2 बार, अब शायद तीसरी बार नतीजा कुछ और हो सकता है, या फिर इनका व्यक्तिगत प्रदर्शन था वहाँ, पार्टी से इनको कोई लाभ नहीं हुआ, या पार्टी की इमेज से इनकी इमेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए पार्टी बनाते हैं, वोट लेते हैं, फिर गहलोत सरकार में चले जाते हैं, फिर पार्टी बनाते हैं, फिर वोट लेते हैं, फिर गहलोत सरकार में चले जाते हैं। तो ये जो जाने जाने का जो सिस्टम है इसको ही दल बदल कहते हैं। एक बार बसपा में है तो बसपा में ही नहीं रहेंगे, गहलोत के पास चले जाएंगे, जैसे चुनाव होंगे वापस बसपा में आ जाएंगे। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया भारत की राष्ट्रीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रही है वर्तमान परिस्थितियों में भी। ये भारतीय बहुदलीय जो व्यवस्था कहेंगे उसकी विशेषता मान लें, चाहे भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषता मान लें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, 5 का चुनाव हुआ था पिछली बार मेयर का, बीजेपी बहुमत में होते हुए बीजेपी का वो नहीं बन पाया था, लाटा साहब बने थे। लाटा साहब कब बन पाए, जब उन्होंने बीजेपी से त्यागपत्र दे दिया या बीजेपी से अलग हो गए, बीजेपी के साथ ही रहे जीवन भर, चुने गए पार्षद चुने जब तक बीजेपी के साथ, और मेयर बनने के लिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो दल बदल की विशेषता है ये भी हमारी राजनीति का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। आगे चलें। देखो आपको दिख तो रहा है, ऐसी मेरी उम्मीद है, लेकिन फिर भी मैं और ठीक कर देता हूँ थोड़ा सा। देखो आप एग्जाम्पल बहुत आ जाते हैं आपके पास भी। जैसे अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि
ट्रिपल तलाक पर भी कई दल साथ थे जो विपक्ष में थे, और कई दल विरोध में भी थे जो कि साथ में थे। मतलब जो सरकार में शामिल थे उनमें से कुछ भी विरोध कर रहे थे कुछ, और कुछ जो सरकार में शामिल नहीं थे उन्होंने भी समर्थन किया। देखो स्पष्ट विचारधारा का अभाव। 3 पार्टियां हैं अपने पास मेन, कांग्रेस को आप किसी विचारधारा के साथ नहीं जोड़ सकते। हाँ, लेकिन इनके आरोपी जरूर कह देते हैं, क्या कहते हैं कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करती है, तुष्टीकरण की राजनीति। ठीक है, तो ये किसके लिए कहते हैं? ये कहते हैं कि ये धर्म आधारित राजनीति करती है, धर्म आधारित या विभाजनकारी। हम नहीं कह रहे हैं, ये एक चलन चलता ही रहता है। इनके ऊपर आरोप लगता है कि ऐसी राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये कैसी करते हैं? धर्म आधारित। और जो अन्य दल बच गए हैं जिनको हम दल बदल कह रहे हैं, वो कैसी करते हैं? अवसरवादिता की राजनीति। यानी जैसा अवसर मिला वहीं चले गए, कोई स्पष्ट मर्यादाएं नहीं है, कोई स्पष्ट शत्रुता नहीं है, स्पष्ट कोई मित्रता नहीं है। ऐसे आरोप लगते हैं इनके ऊपर। अब यहां पर दिक्कत क्या आती है? कोई तो होगा जिसकी राजनीति स्पष्ट होगी विचारधारा, ये साम्यवादी जो दल है उनकी स्पष्ट है, उनकी नीतियां स्पष्ट है, उनका कार्यक्रम स्पष्ट है, लेकिन वो लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता पता नहीं। बाकी कहीं बहुत कम लोग जीतते हैं। राजस्थान में तो एक व्यक्ति हैं जो अमराराम जीतते हैं, साधारण सिंपल प्रवृत्ति के व्यक्ति है, साधारण घर में रहते हैं, जीतते हैं। तो इनकी स्पष्ट विचारधारा है इन दोनों दलों की, लेकिन इनकी स्पष्ट कोई विचारधारा नहीं है। जैसा चुनाव आएगा वैसी विचारधारा ये लोग बना लेते हैं, ऐसा इन पर आरोप लगता है। इनको हिंदूवादी कह देते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा ट्रिपल तलाक ला रहे हैं, उसको पास करवाया, CAA ला रहे हैं, जनसंख्या बिल लाने का इनको कहा जा रहा है, वो भी लेकर आइए। राजनीतिक तुष्टीकरण की करते हैं शाहबानो वाले केस में, जो कि सारी दुनिया जानती है कि एक तलाकशुदा महिला का राइट क्या है, लेकिन उस समय इन्होंने उस महिला के राइट को हटाकर पार्टी आधारित मुद्दों को महत्व दिया और उसमें करेक्शन करवा दिए। यानी क्या ये महिलाओं के साथ नहीं है? इस तरह का जो अब स्टैंड लेते हैं ना कई बार, तो उसकी बात करते हैं। तो इनकी कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है। प्रधानमंत्री पद पाना है वर्तमान की अगर बात करें, हो सकता है सभी दलों का होता है, इनका भी हो सकता है, लेकिन ये तो राष्ट्रीय दल हैं, इनको तो अपनी एक विचारधारा रखनी चाहिए थी, दोनों को एक स्पष्ट परमानेंट कि हाँ इनसे हम बदलेंगे नहीं, ऐसा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे चुनाव आते हैं, जैसा माहौल होता है, वैसे इनकी विचारधारा आ जाती है। कोई फिक्स इनका कार्यक्रम नहीं है, किस कार्यक्रम पे काम करेंगे, कार्यक्रम पहले बताते नहीं हैं। तो इस तरह की समस्याएं हैं। तो इस स्पष्ट धारा के विचारधारा का भी अभाव राजनीति में बना हुआ रहता है। इसका कारण क्या है कि इन्होंने अपनी किसी भी प्रकार की विचारधारा को मान्यता नहीं दे रखी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो हमारी बात कर रहे थे हम, लास्ट हो सकता है और एक और देखें तो ये राजस्थान की राजनीति के संदर्भ में आप देखेंगे तो आपको याद रहेगी। अभी भी आप कुछ कह सकते हो कि हाँ भाई ये तत्व बीजेपी में शामिल है, धर्म को छोड़कर। बीजेपी पर आरोप लगता है तुष्टीकरण का, और उस तुष्टीकरण के अंतर्गत कांग्रेस तुष्टीकरण करती है मुस्लिम्स के पक्ष में, और बीजेपी पर आरोप लगता है कि वो हिंदूवादी तत्वों को बढ़ावा देती है या इस तरह का माहौल करती है कि धर्म पर विभाजन हो जाए, राष्ट्र के विभाजन, वैचारिक विभाजन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो है, कानूनी बाध्यता नहीं अपने यहाँ। अभाव किस पर? राजनीतिक दलों के कहे गए कथनों पर। यानी कथनी और करनी में क्या पाया जाता है? अंतर। चुनावी वादों को पूरा करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है।
कानूनी बाध्यता से परे रखा गया, दूर रखा गया। लिखित स्टेटमेंट नहीं देते हैं, लिखकर वादों के संदर्भ। लिखित चुनावी वादों की कोई कार्य या समय सीमा नहीं है। अब मैं दूसरा उदाहरण दूंगा। एक पार्टी ने कहा था कि किसानों के कर्जे माफ हो जाएंगे, हुए नहीं हुए मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी समय सीमा फिक्स नहीं थी। एक पार्टी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, तो किसी ने कहा दिन नहीं, टाइम नहीं बताएंगे कब आएंगे, अच्छे दिन आएंगे बस, ऐसा कहा। तो वहाँ पर वो समय सीमा लागू ही नहीं होती। तो लागू नहीं होती तो इसका कोई प्रावधान बनने देंगे क्या? अगर संसद में आ जाए कि चुनावी वादों को कानूनी अमली जामा पहनाया जाना चाहिए या वही वादे किए जाने चाहिए जो पूरे किए जा सकते हैं, ऐसा कोई बिल आ जाए तो बेस्ट रहे। लेकिन क्या वो आने देंगे क्या? ऐसा कभी शायद हो सकता है भविष्य में, लेकिन मुझे बहुत जल्दी उम्मीद दिखाई नहीं देती। तो इसी कारण ये क्या है कि इनकी विचारधारा स्पष्ट क्यों नहीं हो पाती? हमने बात की थी इसकी। तो स्पष्ट विचारधारा नहीं होने का कारण क्या है? ये जिस दिन ये बाध्यता आ जाएगी उस दिन ये विचारधारा भी स्पष्ट हो जाएगी कि हम क्या करना चाहते हैं और किस चीज़ के पक्ष में हैं और किस चीज़ के विपक्ष में हैं। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाओं की। अब नया एक और सिस्टम आ गया, मैंने बताया क्षेत्रीय दल के साथ थे हम, तो बस वही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न आ जाता है, मैंने बताया मुस्लिम लीग आज भी है, ये धर्म आधारित राजनीति करते हैं। अब पता नहीं अब से करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टियां बदल गई हैं। पूछ लिया जाता है कि कौन दल ऐसे हैं जो सांप्रदायिकता पर आधारित या धर्म पर आधारित राजनीति करते हैं। खुलेआम कहते हैं और करते भी हैं। यहाँ पर आरोप लगने वालों की बात नहीं कर रहे, खुलेआम जिन्होंने ऐसा किया है उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आज हमने आपकी जो विशेषताएं हैं भारत में बहुदलीय प्रणाली की कहते हैं या भारतीय दलीय व्यवस्था की जो विशेषताएं थी उनकी थोड़ी चर्चा की है, समझने और समझाने का प्रयास किया है। इसको आप अपने ध्यान में रखें और कोशिशें तमाम कीजिए, अपने आसपास नज़र रखिए गिद्ध की सी कि कोई सी भी खबर, देखो पेपर का आप पूरा मूल्य तभी वसूल कर सकते हैं जब आप उसका विश्लेषण कर उसका वर्गीकरण कर लें कि ये खबर तो हमारे सिलेबस में किस फील्ड में जोड़ी जानी चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है कि हम वो खबर पढ़ रहे हैं तो हमको सिर्फ वो लाइन जो लिखी हुई है उसी पर कंसंट्रेशन करना है या कंसंट्रेट करना है। हम आगे पीछे की भी अगर खबर ध्यान कर लेंगे, अगर आज आ गया कि शिवसेना ने ऐसा काम कर दिया, तो शिवसेना स्थापना कब हुई थी? क्योंकि बहुत पुरानी पार्टी 1966 के आसपास पार्टी बन गई थी शिवसेना, तो तब से तो शिवसेना तब से बनी थी, ये प्रश्न भी आया हुआ है। ठीक है, या आज़ादी के बाद निर्मित पार्टी या आज़ादी से पूर्व की पार्टियों के बारे में पूछा जा सकता है। या आप देख रहे हैं कि अभी कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस एक हो गए महाराष्ट्र में पंचायत के चुनाव, स्थानीय जो चुनाव हो रहे हैं पंचायत जैसे, तो वहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी साथ होना चाह रहे हैं, किसके अगेंस्ट? शिवसेना के अगेंस्ट। तो ये जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं आपको जोड़ने का प्रयास करती हैं वर्तमान में जो हो रहा है उससे। अभी आप अमेरिका में देख रहे हैं, अमेरिका में जो सिस्टम चल रहा है वो कभी देखा नहीं गया, 150-180 साल के लगभग होने को आए। उससे पहले जरूर कोई ऐसी घटना घटी थी, लेकिन अभी कई वर्षों से ऐसी घटना नहीं घटी। तो क्यों घटी? किस व्यक्ति ने उनको उकसाया? जैसे अपने यहाँ उकसाते हैं, वो मैंने नहीं लिखा है कि मंत्री उकसा देते हैं, ऐसा नहीं लिखा है। और आप देखेंगे तो ये भी तो है, इसमें जब आप देखते हैं तो वो कई तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, अव्यवस्थाएं हैं, उनके मूल में कहीं ना कहीं राजनीतिज्ञ ही आते हैं, राजनीतिक व्यक्ति आते हैं। तो उन राजनीतिक व्यक्तियों का अवसरवादिता, आपने देखा होगा धर्म सांप्रदायिकता या धर्म आधारित या जाति आधारित राजनीति करते हैं वो, जब वो हड़ताल होती है उसका कारण कहीं ना कहीं इनमें से ही कोई कारण आपको दिखाई देगा। कहने का मतलब इतना ही है कि जो भी विषय आप पढ़ रहे हैं उसके लिए आप अपनी चारों तरफ नज़र रखें कि क्या चीज़ हमारे लिए यूज़फुल है और क्या चीज़ हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। ऐसा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि हर चीज़ आपको किसी न किसी तरह से सतर्क करने के लिए आती है, चाहे वो सोशल इन्फॉर्मेशन हो, पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन हो, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, कोई सी भी जानकारी हो, अनयूज़फुल तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, आप वरीयता किसको देंगे, आप प्रेफरेंस किसको देंगे और किस रूप में उसको याद रखेंगे और कैसे उसको करेंगे।
पतंगों के दिन है, मंजे से बचें, ऐसी भी खबर आती रहती है, तो वो भी आपके लिए काम किए, लेकिन ये भी काम किए, तो इससे संबंधित आती ही रहती है। साउथ में करुणानिधि की बेटी को जेल भेजा गया, और चिदम्बरम के बेटे को सजा मिली या मामलों में फंसा हुआ है वो। सपा को देख लीजिए, इनके भाषण देख लीजिए, सपा के जो नेता हैं मुलायम सिंह जी के बेटे, ठीक है, उनको देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये जो अभी बंगाल में चुनाव चलने वाले हैं, तो आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में किस तरह से ये दलबदल हो सकता है। अपराधीकरण और दलबदल से संबंधित खबरें भी आपके वहाँ आ सकती है। आंतरिक गुटबंदी को लेकर भी बंगाल चुनाव से पूर्व खबरें आपको कई प्रकार की दिखाई देंगी, उपलब्ध होंगी, ठीक है। तो अब हमारे अंतर्गत हमारा ये जो टॉपिक था ये पूर्ण हो गया है वैसे तो, विशेषताएं, और हम ज़्यादा करेंगे तो हम इनके जो क्या कहते हैं दबाव समूह आपकी यहाँ इसमें है नहीं तो वो भी दलीय व्यवस्था से ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक रहता है। बस अब आपके इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, एक तो शर्तें जो मैंने पहले भी लिखवा दी आपको, राष्ट्रीय दल की, ठीक है, और क्षेत्रीय दलों की या राज्य दल जो होते हैं उनकी शर्तें क्या होती हैं, उनको कौन मान्यता देता है, ठीक है, एक चीज तो ये देखें। और कुछ क्षेत्रीय दलों के नाम याद रखें, नाम और स्थापना जो मैंने आपको पहले बता रखी है, ठीक है। तो ये कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं, राष्ट्रीय दलों के नाम, उनकी स्थापना, क्षेत्रीय दलों के नाम, उनकी स्थापना। क्षेत्रीय दलों का निर्माण सांप्रदायिक है तो उस आधार पर, ठीक है, या ऐसे पूछा जा सकता है ऐसे दलों के नाम बताइए जिनका एक ही राज्य में प्रभाव रहता हो, जैसे कि अभी वर्तमान में आप RLP राजस्थान में, AIMIM आगे बढ़ रही है, पहले हैदराबाद में ही थी, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न वहां पर आपको दिखाई दे सकते हैं। और अपनी इमेजिनेशन पावर को विस्तार दीजिए, और क्या क्या चीज़ें हो सकती है उनको ऐड कीजिए। इंटरेस्ट क्रिएट होगा, दूसरों के मुद्दों में टांग मत अड़ाइए, और अड़ाएं तो फिर समाधान भी अपने साथ रखिए। इस तरह की जब चर्चाएं करते हैं तो आपको पता लगता है कि किन मुद्दों पर विवाद खड़े हो सकते हैं और किन मुद्दों को किस तरीके से शांत किया जा सकता है। क्षेत्रीय दलों की विशेषताएं जैसे मैंने बताया आपको, 2 या 3 राज्यों में इनका प्रभाव रहता है, राज्य पार्टी के रूप में स्थापित होते हैं, राज्यीय दल के रूप में स्थापित होते हैं, क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित राजनीति करते हैं, क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित राजनीति, या उनका विकास भी इसलिए होता है कि क्षेत्रीय मुद्दों को उनके जब महत्व नहीं मिलता है तो वो अपनी एक पार्टी बनाकर, अब ये क्षेत्रीय दल किसी जाति विशेष के आधार पर भी बन सकते हैं। अगर मैं बात करूं सपा, ST SC OBC को लेकर सपा काम करती है, बसपा ST SC को लेकर काम करती है, शिरोमणि अकाली दल जो है वो सिखों के लिए मूलतः काम करता है। तो इस तरह की नेशनल कॉन्फ्रेंस और इनको देखेंगे तो आप मुस्लिम्स और वहाँ कश्मीर के जो लोग हैं उनके लिए विशेष तौर पर काम करते हैं। तो इस तरह के क्षेत्रवाद और भाषावाद, जातिवाद भी भारतीय राजनीति में बराबर का रोल या भूमिका अदा करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो जानने का था कि क्या विशेषताएं होती हैं भारत में। पहली बात तो ये कि हमको ध्यान रहे कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था में हमारे यहाँ 2 दलों की प्रधानता मान सकते हैं वर्तमान में, कभी बीजेपी आ जाती है, कभी कांग्रेस आ जाती है, कभी बीजेपी और कभी कांग्रेस, चाहे राजस्थान की बात करें और चाहे भारत की बात करें। पिछले 20 सालों की अगर बात करें 2004 से लेकर 14 तक कांग्रेस थी और 14 से 24 तक बीजेपी रहेगी, यानी एक निश्चित कार्यकाल मिल रहा है। तो हम इसको एक दल की प्रधानता वाला दल नहीं कह सकते। अगर तीसरी बार बीजेपी चुनी जाती है तब जरूर वो एक कार्यकाल शुरू होगा या तब माना जा सकेगा कि बहुदलीय प्रणाली में एक दलीय प्राधान्य की व्यवस्था एक बार फिर स्थापित हुई। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि प्रारंभ में जिस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू ने कई सालों तक बहुमत की सरकार बनाई या एक व्यक्ति के निर्देशन को भारत का निर्देशन मान लिया गया या नेहरू भारत नेहरू के रूप में काम हुआ। कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शित किया हालांकि अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार, लेकिन
वो व्यक्तित्व ऐसे थे कि उन्होंने अपने विपक्षियों को भी बराबर महत्व देकर उनको आगे बढ़ाने का काम किया। ठीक है, और वापस वर्तमान में आप देखेंगे तो मोदी युग चल रहा है अभी, एक तरह से हो सकता है तीसरा कार्यकाल आते ही वैसा ही हम अनुभव करेंगे जैसा मिस्टर नेहरू, लेकिन उनमें और उनकी विचारधारा में कहीं ना कहीं कोई थोड़ा बेसिक सा अंतर है। वो साम्यवाद से उस टाइम समाजवाद से प्रभावित थे और ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ ज़्यादा अग्रसर है। समाजवाद से इनका प्रभाव है या नहीं ये स्पष्ट तौर पर अभी नहीं कहा जा सकता, या कहना जल्दबाजी होगी। ठीक है, तो आप नज़र रखिए, नज़र बनाए रखिए। साइंस में भी भारत आगे कर रहा है, दूसरे राष्ट्रों की भी हेल्प कर रहा है, सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सीट लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जब प्राप्त होंगी तो भारत की भूमिका अलग हो जाएगी। लेकिन पार्टी जो थी उस समय नेहरू के प्रभाव में थी, नेहरू युग था वो, और इसे अगर एक बार फिर और जीतते हैं तो ये मोदी युग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तब तुलना होगी तो इस काल में क्या प्राप्त किया था और इस काल में क्या प्राप्त किया था, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी हम जल्दी होगी अभी कहना ऐसा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य नेता है और ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य नेता थे हैं। तो वो कहीं ना कहीं दलों से निकले, ये भी कांग्रेस दल से निकले थे या कांग्रेस में बराबर सहयोग था इनका। कांग्रेस तो हालांकि इनसे बहुत पुरानी है, लेकिन बीजेपी को पहली बार पूर्ण बहुमत बिना किसी दूसरी पार्टी के सहयोग के लाने वाले व्यक्ति ये हैं। और ये भारत के जो विवादास्पद मुद्दे हैं इनको कहीं ना कहीं समाप्त कर रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, जब भी ये चर्चा होगी तो उनकी भी होगी और इनकी भी तुलना की जा सकेगी। हालांकि इंदिरा गांधी भी बीच में आई थी। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो दलीय व्यवस्था है उसमें कांग्रेस में एक समय इंदिरा गांधी का भी रहा था, जब उन्होंने 67 से 77 तक और फिर 80 से 84 तक प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया। ठीक है ना, तब भी उन्होंने बहुत क्रांतिकारी कार्य किए थे, तानाशाही की तरफ बढ़े। तो मतलब एक एक पार्टी, यानी मैं वहां पर जब मैंने आपको परिवारवाद बताया तो हम वहां पर व्यक्तिवाद को भी देख सकते हैं। व्यक्ति केंद्रित हो जाती है राजनीति। यहाँ कब कोई भी ऐसा नहीं कह रहा बीजेपी आधारित राजनीति चल रही है, बीजेपी की सरकार है या कुछ, मोदी सरकार। मनमोहन सिंह जब थे तो कांग्रेस सरकार कहा जाता था, पार्टी का नाम आगे था। अब यहाँ पर पार्टी पीछे कहीं ना कहीं रह गई है, यहाँ पर व्यक्ति आगे आ गया। तो ये भी भारतीय राजनीतिक विशेषता कह ले, कमी भी कह ले या खूबी भी कह ले, इस व्यक्ति के कार्यों पर डिपेंड करेगा। इस व्यक्ति के कार्यों पर डिपेंड किया था। ठीक है, इस व्यक्ति के कार्यों पर डिपेंड किया था। बाकी तो सब मजबूरी की सरकारें बनी थी, वो तो मजबूरी में उनको करना पड़ा था। ये जब फुल फ्लैश में आए हैं तो पता लगेगा कि इनकी वास्तव में सोच क्या है, और इनकी सोच इस दल पर, अपने अपने दलों पर क्या हो जाती है, कई बार भारी हो जाती है, भारी पड़ जाते हैं। ये अपनी व्यक्तिगत सोच को कहाँ आरोपित कर देते हैं, दल पर। और ये भी व्यवस्था कहाँ पाई जाती है, भारत में ही पाई जाती है। तो इसको ध्यान रखें आप, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। शर्तें बता दी मैंने, शर्तों को ध्यान रखें, पार्टियों के नाम ध्यान रखें जो मैंने कल स्थापित करवाई थी, कल बताई थी, और ये विशेषताएं आप ध्यान रखें। अगर आप कुछ सुधार चाहते हैं तो वो आपके काल्पनिक होते हैं, आपकी इमेजिनेशन पावर पर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे सुझाव दे सकते हैं दलों में सुधार करने के लिए। जैसे एक तो मैंने अभी कहा राइट टू रिकॉल होना चाहिए एक तो, ठीक है, और राइट टू रिकॉल के अलावा कानूनी बाध्यता होनी चाहिए कि आप अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो घोषणाएं करें वो उतनी ही करें जितनी क्या पॉसिबल हो आपके लिए करना, या आपने उनके लिए कोई प्रयास किए हों। ठीक है, और भी इस तरह के सुझाव हो सकते हैं, ऑनलाइन वोटिंग हो सकती है, या कुछ भी जो सुझाव भारतीय परिस्थिति के अनुसार प्रभावी होंगे उन सुधारों की बात की जाएगी। लेकिन आप मुख्यतः ये ध्यान रखें, भारतीय जो व्यवस्थाएं विशेषताएं उनका अध्ययन करें, अपने आसपास की व्यवस्थाओं को देखें। ठीक है, क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी स्थानीय चुनाव में, पंचायत में कांग्रेस आगे रही है, स्थानीय निकाय के जो चुनाव हुए थे वहाँ पर बीजेपी कांग्रेस के पलड़े भारी रहे। जहाँ जहाँ बीजेपी जीतती थी पहले वहाँ कांग्रेस जीतती। तो ये परिपाटी बदलती रहती है, दलों की अपनी भूमिका बदलती रहती है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली बार अगले सब्जेक्ट के साथ, अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक आप अपने आप को तैयार कीजिए, मानसिकता डेवलप कीजिए, हो सकता है फिर मिलेंगे बड़ी जल्दी। इन बिंदुओं को देखें, हालांकि कोई इतने बड़े नहीं है लेकिन आप करते चलें।